नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की तरफ। देश भर में जानलेवा कोरोना वायरस ने कहर बरपाना शुरू कर दिया और साथ ही कोरोना के सबसे खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं और देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 1,17,100 नए केस सामने आए हैं और वहीं 302 लोगों की मौत भी हो गई और देश में अब तक कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के 3,007 मामले सामने आ चुके हैं और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 3,71,063 हो गई है और वहीं इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 4,83,178 हो गई और आंकड़ों के मुताबिक कुल 30,836 लोग ठीक भी हुए हैं, जिसके बाद अभी तक 3,43,71,845 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं और देश में अब तक कोरोना के 3,52,26,386 केस सामने आ चुके हैं। और वहीं बात करें राष्ट्रव्यापी टीकाकरण मुहिम के तहत अभी तक कोरोना वायरस रोधी टीकों की 149 करोड़ से ज्यादा खुराक दी जा चुकी है और कल 94,47,056 डोज दी गई, जिसके बाद अब वैक्सीन की 149,66,81,156 डोज दी जा चुकी है और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने ये जानकारी दी है कि कल भारत में कोरोना वायरस के लिए 15,13,377 सैंपल टेस्ट किए गए, जिसके बाद कल तक कुल 6,68,19,128 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं और देश में अब तक ओमिक्रॉन वेरिएंट से 3,007 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि इसमें से 1,199 मरीज ठीक भी हुए और देश में इस वेरिएंट से संक्रमित राज्यों की संख्या 7 हो गई है और सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र और राजधानी दिल्ली में हैं और कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से 2 लोगों ने दम तोड़ दिया है। उड़ीसा के बालनगीर जिले में एक 50 वर्षीय महिला ने दम तोड़ दिया और ओमिक्रॉन से उड़ीसा में मौत का यह पहला मामला सामने आया, जबकि देश में दूसरी मौत है और इससे पहले राजस्थान के उदयपुर में एक बुजुर्ग की ओमिक्रॉन के चलते मौत हो गई थी। जहां एक तरफ देश भर में कोरोना का कहर बरपा रहा है, वहीं उत्तर प्रदेश में भी कोरोना ने पूरी तरह से अपने पैर पसार लिए और राज्य के 75 जिलों में से सिर्फ 5 जिले ऐसे बचे हैं जहां कोरोना का एक भी मामला अभी तक सामने नहीं आया और बाकी 70 जिलों से कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और यूपी के सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित जिला दिल्ली से सटा गौतम बुद्ध नगर है और यहां दिल्ली की तरह ही तेजी से संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। और आपको बता दें कि गौतम बुद्ध नगर में बीते 24 घंटे में कोरोना के 600 नए मामले सामने आए हैं और वहीं सक्रिय मामले बढ़कर 1,706 हो गए और यूपी के कोरोना संक्रमित जिलों में दूसरे नंबर पर यूपी की राजधानी लखनऊ है और यहां 408 नए मामले सामने आए और 1,153 सक्रिय मामले। और वहीं मेरठ जनपद की बात करें तो मेरठ में 401 नए मामले और 798 सक्रिय मामलों के साथ तीसरे नंबर पर है और इस लिस्ट में चौथे नंबर पर गाजियाबाद जिला है। यहां 382 नए मामले सामने आए, जिसके बाद जिले में सक्रिय मामले बढ़कर 1,180 हो गए और इसके साथ ही 4 और ऐसे जिले हैं जहां कोरोना के नए मामले 100 के पार हैं और बीते 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 3,121 नए मामले सामने आए और सक्रिय मामले बढ़कर अब 8,224 हो गए और 47 लोगों ने कोरोना को मात भी दी है। इसके अलावा आपको बता दें कि राज्य के जिन जिलों में एक्टिव मामले 1,000 के पार है वहां गाइडलाइन जारी कर दी गई है, जिसके तहत अब धार्मिक संस्थानों, चिड़ियाघर, म्यूजियम जैसे में मास्क अनिवार्य होगा और यहां कोविड हेल्प डेस्क बनाया जाएगा और इसके साथ ही स्विमिंग पूल और जिम को बंद कर दिया गया है और रेस्टोरेंट और सिनेमा घरों को 50% की क्षमता से चलाने का आदेश दिया गया। और वहीं बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। बड़गाम मुठभेड़ में शुक्रवार को जवानों ने जैश ए मोहम्मद के
3 आतंकियों को मार गिराया है और ये मुठभेड़ बड़गाम के जोलवा, करालपुरा, चड़ूरा इलाके में हुई और इनमें से अभी तक सिर्फ एक आतंकी की ही पहचान हो पाई है, जिसका नाम श्रीनगर सिटी के वसीम के तौर पर हुई है और इनके पास से 3 AK-56 राइफल्स बरामद की गई। और वहीं गौरतलब है कि बीते दिनों जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ के दौरान एक पाकिस्तानी समेत 3 आतंकियों को बुधवार की सुबह मार गिराया था और मारे गए तीनों आतंकी जैश-ए-मोहम्मद के सदस्य थे और इनके पास से हथियार और विस्फोटक बरामद किए गए थे। और कश्मीर के आईजी विजय कुमार ने बताया कि पुलवामा के चांदगाम में मुठभेड़ के दौरान जैश के 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया था और इनमें से एक पाकिस्तानी का नागरिक था और उन्होंने बताया था कि मारे गए आतंकियों के पास से 2 MA4 कार्बनाइज AK-47 राइफल और अन्य विस्फोटक पदार्थ बरामद किए गए थे। और जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की आतंकवादियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है और इस घटना से भी पहले कश्मीर पुलिस, CRPF और सेना ने मिलकर कुल 9 आतंकियों का सफाया किया था और ये एनकाउंटर अनंतनाग, कुलगाम और पंथा चौक इलाके में हुए थे। और वहीं मिली जानकारी के अनुसार इस साल सुरक्षा बलों ने अपने संयुक्त अभियान में कुल 171 आतंकवादियों को खत्म किया है और इनमें से 19 पाकिस्तानी आतंकवादी और 152 स्थानीय आतंकवादी थे। और वहीं आतंकी गतिविधियों में इस साल करीब 34 नागरिक मारे गए हैं। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में जिस तरह सेंध लगी और जिस तरह PM मोदी का काफिला करीब 20 मिनट तक फंसा रहा, उसे लेकर पंजाब सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं और कि पंजाब के मुख्य सचिव ने कल रात इस मामले पर केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेजी है। और वहीं सूत्रों के मुताबिक मुख्य सचिव ने फैक्ट्स के बारे में जानकारी दी है और देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध का जिम्मेदार कौन है, इसे लेकर कई स्तरों पर जांच होनी है। और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है, तो इससे पहले पंजाब सरकार ने भी एक हाई लेवल जांच के आदेश दिए और SPG ने भी इसे लेकर आंतरिक जांच के लिए आदेश दिए और केंद्रीय खुफिया ब्यूरो भी इस पर आंतरिक जांच करवा रही है। और एक दिन पहले गृह मंत्रालय ने मामले की जांच के लिए जो कमेटी बनाई है उसमें 3 सदस्य हैं और कैबिनेट सेक्रेटरीट में सुरक्षा सचिव सुधीर कुमार सक्सेना इस कमेटी को हेड करेंगे और उनके अलावा कमेटी में IB के जॉइंट डायरेक्टर बलबीर सिंह और SPG के IG एस सुरेश भी हैं। और बता दें कि चुनावी राज्य पंजाब के दौरे पर गए प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में बुधवार को उस वक्त गंभीर चूक की घटना हुई जब फिरोजपुर में कुछ प्रदर्शनकारियों ने एक सड़क मार्ग को अवरुद्ध कर दिया था जहां से PM मोदी को गुजरना था और इस वजह से प्रधानमंत्री एक फ्लाईओवर पर 20 मिनट तक फंसे रहे और घटना के बाद प्रधानमंत्री दिल्ली लौट गए और वहां ना तो किसी कार्यक्रम में शामिल हुए और ना ही 2 साल के बाद राज्य में अपनी पहली रैली को संबोधित कर सके। और वहीं उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो प्रदेश को एक के बाद एक नई सौगातें मिल रही हैं और केंद्र और प्रदेश में एक ही दल की डबल इंजन की सरकार है। तो केंद्र सरकार आचार संहिता लागू होने से पहले कई सौगातें प्रदेश को दे रही है और अब उत्तर प्रदेश के लोगों को रेल यात्रा करने के लिए टिकट बुकिंग का एक नया विकल्प मिल गया है और उत्तर प्रदेश के लोग अब पोस्ट ऑफिस में जाकर भी रेल यात्रा के लिए टिकट की बुकिंग करा सकते हैं। और भारतीय रेल की टिकट बुकिंग का काम करने वाली कंपनी IRCTC ने नई स्कीम लॉन्च की है जिसमें उत्तर प्रदेश के 9,147 पोस्ट ऑफिस में रेलवे की रिजर्व टिकट मिल सकेगा और इस स्कीम के तहत रेल यात्रियों के नजदीक के पोस्ट ऑफिस से ही टिकट मिल सकेगा। और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने IRCTC की इस नई पहल को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लॉन्च किया और रेल यात्रियों की सुविधा के मद्देनजर भारतीय रेल और IRCTC ने इस पहल की शुरुआत की और इस स्कीम की बदौलत रेलवे स्टेशनों पर टिकट बुकिंग की कतार को कम करने में मदद भी मिलेगी।
और खास तौर से गांव में रहने वालों को इसका फायदा मिलेगा, जहां रिजर्वेशन काउंटर नहीं होता है और गांव और दूर दराज के लोग रेल यात्रा के लिए इन पोस्ट ऑफिस में जाकर रेल यात्रा के लिए अपने रेलवे टिकट का आरक्षण करा सकेंगे, जिससे गांव में रहने वालों के आरक्षित रेल टिकट लेने के लिए इन शहरों में नहीं आना पड़ेगा। ओमिक्रॉन का खतरा देश में लगातार बढ़ता जा रहा है और अब तक कोरोना के इस नए वेरिएंट से 2 लोगों ने दम तोड़ दिया। उड़ीसा के बालनगरी जिले में एक 50 वर्षीय महिला ने दम तोड़ दिया और ओमिक्रॉन से उड़ीसा में मौत का यह पहला मामला सामने आया था, और जबकि देश में ये दूसरी मौत है। और इससे पहले राजस्थान के उदयपुर में एक बुजुर्ग की ओमिक्रॉन के चलते मौत हो गई थी। ओमिक्रॉन से उड़ीसा में पहली मौत पर बालनगरी की सीडीएमओ स्नेहलता साहू ने बताया कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से पहली मौत हुई है, और उन्होंने बताया कि एक 50 साल की महिला को ब्रेन स्ट्रोक की शिकायत के बाद बालनगरी भीम भोज मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराया गया था, लेकिन बाद में उसे दूसरे मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट किया गया था। और स्नेहलता ने आगे बताया कि वहां पर वो महिला कोरोना संक्रमित पाई गई और इसके बाद सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग टेस्ट के लिए भेजा गया, लेकिन जहां रिपोर्ट आने से पहले ही उस महिला ने 27 दिसंबर को दम तोड़ दिया था। और अब जबकि जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट आई है, उसमें वो महिला ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाई गई थी। और उन्होंने बताया कि इसके बाद बालनगीर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने अगलपुर बालनगरी गांव का दौरा किया और वहां पर लोगों का कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी जारी है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किसानों के लिए बड़ा फैसला लिया है और किसानों के घरेलू बिजली बिल और ट्यूबवेल के बिजली बिल में 50% की छूट दी जाएगी। और मुख्यमंत्री कार्यालय उत्तर प्रदेश के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर लिखा गया, किसानों की सुविधा और समृद्धि के लिए संकलित यूपी की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निजी नलकूप के लिए विद्युत दरों में वर्तमान दरों के सापेक्ष 50% छूट देने का निर्णय लिया है। और यूपी चुनाव में अब चुनावी वादों और तोहफों का वार पलटवार हो रहा है। और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का ऐलान किया है। और इससे पहले आम आदमी पार्टी पहले ही सरकार बनने पर 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का ऐलान कर चुकी है। और इसके अलावा आपको बता दें कि यूपी की बिजली कंपनियां 1 लाख करोड़ के घाटे में और सरकार पहले ही 11,000 करोड़ की सब्सिडी दे रही है। और अब किसानों और आम उपभोक्ताओं को 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने का वादा हो रहा है। और इसके लिए सरकार को 24,000 करोड़ का इंतजाम और करना होगा, यानी कुल मिलाकर 35,000 करोड़ की सब्सिडी का इंतजाम करना होगा। लेकिन जहां चुनाव जीतने की होड़ होती है वहां तर्क नहीं देखे जाते और वादा करने वाला पिछले इतिहास भी नहीं देखता है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और इसी के साथ मौतों के आंकड़े भी बढ़ने लगे। और इसी महीने में अब तक दिल्ली में कोविड से 20 लोगों की मौत हो चुकी है। और वहीं दिल्ली में तो नगर निगमों ने कोविड डेजिग्नेटेड शमशान घाटों, शवदाह गृहों और कब्रिस्तान में सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दिए। और उत्तरी दिल्ली नगर निगम के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि उन्होंने ओमिक्रॉन कोरोना वायरस वेरिएंट के मद्देनजर एक नया स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तैयार किया है। और बुधवार को डिप्टी हेल्थ ऑफिसर के कार्यालय द्वारा जारी एसओपी में कहा गया है कि शमशान घाट के संचालन की देखरेख करने वाले अंतिम संस्कार प्रबंधकों और प्रबंधन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अनुष्ठानों और रजिस्ट्रेशन औपचारिकताओं में कम से कम समय लगे। और नोडल स्थानीय निकाय द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि आपको इस आदेश में उल्लिखित सभी एहतियात उपाय करने का निर्देश दिया जाता है। और आदेश में आगे कहा गया है कि इस अंतिम संस्कार के दौरान उपस्थिति की सीमा 20 की ही बनाए रखें और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए प्रत्येक सुविधा पर एक समिति का गठन किया जाए। और वहीं उत्तर एमसीडी के पूर्व मेयर जयप्रकाश ने कहा कि नई एसओपी चौथी लहर के दौरान आने वाली समस्याओं पर चर्चा करके
तैयार की गई है और उस दौरान जिस तरह संसाधनों की किल्लत हुई थी उसे देखते हुए सुविधाओं को अपग्रेड भी किया जा रहा है।